ताशफैन, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। वो अंदर दाखिल होते हुए उस जगह के बाद लोगों की तादाद को देखने लगी। हाँ तो जाने मन, पार्टी में बहुत सारे लोग ही होते हैं। वो उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे अंदर लेकर आया। पार्टी में बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे जिनसे रोज़ उसे मिलवाना चाहती थी। उसने उसे एक प्रोड्यूसर की तरफ आने का इशारा किया, जिस पर उसने हाँ में सर हिलाया। रोज़ ने कहा था कि वो उसे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलवाएगी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में आए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट हासिल कर सके। ये उसके लिए मौका था जिसे वो गंवाना नहीं चाहता था। मेरी जान, तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ लोगों से मिलकर आता हूँ। वो अलग से एक टेबल पर उसके लिए ऑरेंज जूस का ग्लास रखते बहुत मोहब्बत से बोला, जिस पर वो हाँ में सर हिलाती सामने परफॉर्म करती लड़कियों का रक्स देखने लगी। हाय मिसेस ताजपैन, कैसी हो तुम? तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे कॉलेज आया था, तुम्हें तो याद होगा ना। रॉबिन अचानक उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला तो वो घबरा कर उसे देखने लगी। मैंने तुम्हें कहा था तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम्हारे साथ चीट कर रहा है, लेकिन तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन आज तुम्हें यकीन आ जाएगा, क्योंकि आज इस पार्टी में ऐसा होने वाला है जिसके बाद शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ ना कुछ बता देता हूँ। वो अचानक एक तस्वीर उसके सामने करते हुए बोला। सामने तस्वीर में रोज़ नशे में धुत थी और ताजपैन की गर्दन पर किस कर रही थी, और वो उसकी तरफ देखना नहीं चाहती थी, लेकिन ताजपैन ने उसे यहाँ से कहीं भी जाने से मना कर दिया था। वो उस टेबल से उठ नहीं सकती थी, जबकि उसने एक और तस्वीर निकाल कर उसके सामने की। ये तस्वीर पहले वाली तस्वीर से ज़्यादा बेहुदा थी। रोज़ बरहना हालत में उसके साथ चिपकी हुई थी, उसकी आंखें बंद करके चेहरा फेर लिया था। नहीं, उसका ताजफैन ऐसा नहीं था। यह आदमी झूठा था, बकवास कर रहा था, सब झूठ था। सिर्फ उसका ताजफैन सच्चा था और उसकी मोहब्बत सच्ची थी। मेरे पास तो ऐसी वीडियोस भी हैं जिसे देखकर तुम्हें यकीन आ जाए, लेकिन शायद तुम ऐसी वीडियोस यहाँ देखना नहीं चाहोगी। शायद अपने हस्बैंड को किसी और औरत के साथ ऐसी हालत में देख भी नहीं पाओगी तुम। और बाकी आज इस महफिल में जो कुछ होने वाला है, उसके बाद तुम खुद ही यकीन कर लोगी। वो उसके करीब से उठता हुआ आगे बढ़ गया। नहीं, ये सब झूठ है, बकवास कर रहा है ये आदमी। मेरे ताजमहल ऐसे हो ही नहीं सकते, सब झूठ है। वो कांपते हाथों से अपना चेहरा साफ करते खुद को यकीन दिला रही थी। जब एक नज़र सामने ताजफैन को रोज़ के साथ खड़े होते देखा, वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया तो उसने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। सारी दुनिया झूठी है, बस उसका शोहर सच्चा है, उसने यकीन किया था। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सबको पता है कि आज मेरा बर्थडे है, और अपने बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए मैंने आज बहुत ही करीबी दोस्त तायश इब्राहिम से कोई गिफ्ट मांगना है, और मुझे यकीन है वो मुझे इनकार नहीं करेगा। आखिर में बर्थडे गर्ल हूँ मैं, और बर्थडे गर्ल को कोई इनकार नहीं करता। हाथ में माइक पकड़े वो ताशफैन को देख रही थी, जिस पर उसने मुस्कुराते हुए सर को खम दिया, जैसे वो उसका तोहफा देने के लिए बेताब हो। तो क्या तुम रेडी हो मुझे मेरा गिफ्ट देने के लिए? उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा तो ताजफैन ने फौरन हाँ में सर हिलाया, जिस पर पूरी पार्टी में तालियों का शोर गूंज उठा। सो मैं तुमसे मांगने जा रही हूँ तायश, मैं तुमसे तुम्हें मांगने आई हूँ। आई लव यू तायश, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तायश इब्राहिम चाहिए। वो उसकी तरफ देखते हुए पूरी महफिल में खामोशी बिखेर चुकी थी। ताजबहन खुद भी हैरानगी से उसे देखने लगा था। मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए कभी आसान नहीं है, मैं तुमसे बहुत मुश्किल चीज़ मांग रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए नहीं कहूँगी। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं तुम्हारी मोहब्बत में मरने के लिए भी तैयार हूँ। वो अचानक उसके सामने बैठ गई थी ज़मीन पर, उसके सामने हाथ जोड़े, आंखों में आंसू लिए वो उससे उसकी मोहब्बत मांग रही थी। पूरी महफिल में खामोशी छाई हुई थी। हर कोई हैरानगी से रोज़ को देख रहा था, जो किसी के सामने नज़र झुकाकर बात नहीं करती थी, आज पूरी की पूरी खुद ही झुक गई थी। सबकी नज़रें रोज़ पर थी, जबकि वहाँ बैठी अपनी मासूम सी बीवी को वो देख रहा था, जो बस उसके फैसले की मुंतज़िर थी। उसे यकीन था वो अभी इनकार कर देगा, बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी, वो कभी उसे छोड़कर किसी और को नहीं अपनाएगा। उसने कहा था कि वो उससे मोहब्बत करता है, तो भला वो अपनी मोहब्बत को छोड़ कैसे सकता था। वो उसे देखते हुए उठकर खड़ी हुई। उसका इरादा वहाँ पर जाकर ताशफैन का हाथ पकड़कर उसे यहाँ से ले जाने का था, लेकिन उसके सामने ही पूरा मंजर बदल गया। पूरी महफिल में अचानक तायश से यस का शोर गूंजने लगा, और फिर उसके कदम रुक गए। पूरी महफिल में अचानक ताश से यस का शोर गूंजने लगा, फिर उसके कदम रुक गए। उसकी आवाज़ गूंजी थी। उसने झुककर रोज़ के कंधों पर हाथ रखकर हाँ कहा था, और फिर रोज़ खुशी से चीखते हुए उसके गले से लग गई। वो उसकी पूरी दुनिया हिला गई थी। उसे लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। रॉबिन सच कह रहा था, ताशफैन का अफेयर था रोज़ के साथ। शायद वो मायरा से कभी मोहब्बत करता है, शायद वो उससे मोहब्बत कभी करता ही नहीं था। उसकी मोहब्बत तो ये लड़की थी। वो गलत फहमी का शिकार थे, और वो जो कुछ सोचती आई थी वैसा कुछ भी नहीं था। वो
वो शायद मायरा से मोहब्बत करता ही नहीं था, उसकी मोहब्बत तो ये लड़की थी। वो गलत फहमी का शिकार थे और वो जो कुछ सोचती आई थी वैसा कुछ भी नहीं था। वो ख्वाबों की दुनिया में जीने लगी थी और आज उसके सारे ख्वाब उसकी आंखों से नोच लिए गए थे। सब लोग स्टेज पर बारी बारी उन दोनों को मुबारकबाद दे रहे थे, लेकिन उसके लिए तो जैसे उसके कदमों पर खड़ा रहना ही मुश्किल हो गया था। वो एक सेकंड भी वहाँ रुके बिना बाहर निकल गई थी तेज़ी से, जबकि रॉबिन और क्रिस्टन ने उसे जाते देखकर एक दूसरे को आंख दबाई थी। वो बहुत तेज़ी से वहाँ से निकली थी। उसका दिमाग बुरी तरह से चकरा रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथ हुआ क्या है। क्या ऐसा मुमकिन था? क्या खुशियाँ सिर्फ चंद दिन की हुआ करती हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो उससे मोहब्बत करता था, और मोहब्बत करने वाला कोई इंसान भला ऐसे कैसे कर सकता है? उसका मोहब्बत भरा अंदाज, उसके वादे, कस्में, वो सब झूठ था। तो ये सब सिर्फ धोखा था क्या? वो तो उसे अपने साथ कल सुबह किसी दूसरे मुल्क ले जाने वाला था। तो क्या वो सब कुछ झूठ था, फरेब था, धोखा था? सब कुछ खत्म हो गया था। उसकी दुनिया लुट चुकी थी, वो बर्बाद हो चुकी थी। उसका अपना शख्स किसी और का हो गया था। उसकी आंखों के सामने उसने किसी और का हाथ थाम लिया था और वो बस उसे देखती रही थी। उसने कहा था कि वो रोती हुई वापस जाएगी, तो क्या बस उसकी खुशियों के लम्हात इतने ही थे? वो कहाँ जा रही थी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस वो चले जा रही थी। वो कभी अकेले घर से नहीं निकली थी और उस वक्त उन सड़कों पर बेखौफ चले जा रही थी। सर में उस वक्त इतना शदीद दर्द हो रहा था कि हद नहीं, और ऊपर से जो उसे सदमा लगा था वो भी तो छोटा ना था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, पूरा जिस्म कांप रहा था। उसमें मजीद चलने की हिम्मत खत्म हो चुकी थी। आखिर हिम्मत हार कर वो एक बेंच पर बैठी और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा तायश, आई कैंट बिलीव इट, आई लव यू सो मच। वो खुशी से पागल हो रही थी, यहाँ तक कि माइक में ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्ला रही थी। जब ताशफैन ने उसे अंदर चलने का इशारा किया, जिस पर वो हाँ में सर हिलाती फौरन उसके साथ कमरे में आ गई। उसके चेहरे की खुशी का वो अंदाज़ा लगा सकता था कि उस वक्त वो क्या महसूस कर रही होगी। बोलो ताश, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? उसका हाथ थामे उससे पूछ रही थी, जबकि ताशफैन बस उसे देख रहा था। बोलो ना, तुम खामोश क्यों हो? वो अभी तक उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में थामे हुए थी कि कहीं वो उससे हाथ छुड़वा न ले, और उसने हाथ छुड़वा लिए थे। बस एक ही आप जानती हैं आपने आज क्या किया है? आज आपने मुझसे मेरी बहुत प्यारी दोस्त छीन ली है। आप जानती हैं कि मैं अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद आपने पूरी महफिल में ये क्या किया? आप जानती हैं कि मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और मेरी सारी मोहब्बतों की इकलौती हकदार मेरी बीवी है। सब कुछ जानने के बावजूद भी आपने पूरी महफिल में हज़ारों लोगों के सामने मुझे प्रपोज़ किया ताकि मैं इनकार ना कर सकूं। और ऐसा नहीं है कि मैं इनकार नहीं कर सकता था, मैं इनकार कर सकता था। मैंने इनकार इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे एक इनकार से आपकी इतनी बदनामी होती कि आप किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहती। अगर मैं इस पार्टी में सबके सामने इनकार कर देता तो शायद इस वक्त हर न्यूज़ चैनल पर यही न्यूज़ होती। क्यों किया आपने ऐसा रोज़? क्या कमी रह गई थी मेरी दोस्ती में कि आपने इस तरह का कदम उठाया? एक दो दफ़ा नहीं, हज़ार दफ़ा मैंने आपसे कहा कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ, तो ये सब करने की क्या तुक बनती थी? वो गुस्से से पागल हो रहा था। रिलैक्स रिलैक्स ताश, प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ। मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी हरकत बहुत बुरी लगी होगी, लेकिन मैं क्या करती? ये बात मैं भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम सबके सामने मुझे इनकार करके मेरी इंसल्ट कभी नहीं होने दोगे। इसीलिए तो मैंने सबके सामने अपनी मोहब्बत का इकरार किया ताकि तुम इनकार ना कर सको। और डोंट वरी, मैं तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करूँगी। और डोंट वरी, मैं तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की ज़िंदगी में कभी इंटरफेयर नहीं करूँगी। मैं तुमसे कोई शादी नहीं करना चाहती। मैं बस तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती हूँ। शादी करना, घर बसाना, बच्चे पैदा करना, ये सब कुछ मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है ही नहीं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि तुम अपनी बीवी के साथ किस तरह से रहते हो। तुम अपनी बीवी से मोहब्बत करो, उसके साथ रहो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं बस अपनी ज़िंदगी में तुम्हें चाहती हूँ अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। बस कुछ वक्त के लिए, बाद में तुम अपनी लाइफ एंजॉय करना। तुम अपनी बीवी के साथ किस तरह से रहते हो, उससे मोहब्बत करते हो या नहीं, मेरा इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। और ना ही मुझे कोई एतराज़ है कि तुम अपनी बीवी के साथ भी रहो और उसके बदले तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगी। फिल्म, पैसा, प्रमोशन, एवरीथिंग। वाह, मतलब कि आप मुझे ख़रीदना चाहती हैं, मुझे चंद महीनों या सालों के लिए अपना साथ रखना चाहती हैं। जब आप मुझसे दूर हो जाएंगी तब मुझे छोड़कर किसी और की तरफ कदम बढ़ा देंगी अपने।
क्यों बिकाऊ हूँ मैं? मेरे मुंह पर लिखा है कि आकर मुझे खरीद लो। ये दिल देख रही हैं? इस दिल में सिर्फ एक ही नाम है और वो है तनावुश ताशफीन इब्राहिम का। मेरी बीवी, सिर्फ मेरी बीवी ही नहीं, मेरी ज़िंदगी भी है। मेरी आती जाती सांसों की वजह। आपको क्या लगता है? आपके अंदाज से, आपकी बातों से, बेवजह आपके इधर उधर छूने से मुझे पता नहीं चल रहा कि आपकी नीयत क्या थी? वो मैं पहले दिन से ही जानता था कि आप मुझसे क्या चाहती हैं। जिस दिन आपने मुझे रूम में चलने की ऑफ़र की थी ना, उसी दिन मैं जान गया था कि आपकी ख्वाहिशात क्या हैं। मेरी तवज्जो हासिल करने के लिए वो जो खुदकुशी का ड्रामा किया था ना आपने, वो भी सारा पता है मुझे। लेकिन माफ़ कीजिएगा मिस रोज़ जैक्सन, ताशफैन इब्राहिम कोई बिकाऊ माल नहीं जिसे आप पैसा फेंक कर खरीद लेंगी। आपके साथ इस फिल्म की शूटिंग में मैंने अपनी पूरी ईमानदारी और टैलेंट के साथ काम किया। बेशक ये आपकी करम नवाजी ही थी कि आपने मुझे मौका दिया, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि मेरा टैलेंट आपको कभी नज़र नहीं आया। अगर कुछ नज़र आया तो ये जिस्म, ये सिक्स पैक्स और ये चेहरा। आजकल की औरतों का मयार क्या है? एक हसीन चेहरा, बॉडी पर सिक्स पैक और 6 फीट कद। लो, हो गई औरत को आपसे मोहब्बत। ऐसी मोहब्बत कोई भी मर्द नहीं चाहता। ये जो आपको मुझसे सिर्फ चंद दिनों और महीनों और सालों की मोहब्बत हुई है ना, ऐसी मोहब्बत पर ताशफैन इब्राहिम थूकता भी नहीं, और ना ही मुझे मेरा मज़हब चंद दिनों की मोहब्बत करने की इजाज़त देता है। ये सिर्फ हवस है, भूख है। इसे मोहब्बत जैसा पाक नाम देकर बदनाम ना करें। आप जानना चाहती हैं कि मोहब्बत किसे कहते हैं? मोहब्बत तो वो है जो तनावुश ने की। 7 साल की थी जब वो मेरे निकाह में आई थी, और उसने मुझसे 12 साल तक मोहब्बत की, बिना मुझे देखे, बिना मेरे पास आए, बिना मेरे बारे में कुछ जाने। उसने अपने दिल में किसी और को नहीं बसाया। हमेशा से उसके दिल में ताशफैन इब्राहिम था। मेरे गुस्से को, मेरी नफ़रत को हंसकर बर्दाश्त कर गई। बस एक बार पुकारने पर उसने अपना हाथ बढ़ा दिया। जानती हैं क्यों? क्योंकि हम दोनों में निकाह का ताल्लुक था। दिनों की, सालों की मोहब्बतें आपको मुबारक हों रोज़ साहिबा। मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। आपकी इज्जत रखने के लिए मैं वहाँ बाहर कुछ बोला नहीं, लेकिन अब कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में आप जैसी औरत की कोई जगह है ना आगे कभी होगी। मैंने आपकी बहुत जायज़ नाजायज़ बातों को पूरा किया, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि यहाँ सवाल मेरे करियर का था। मैं कुछ बनना चाहता था, कुछ बनकर दिखाना चाहता था, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद मुझे ये सब कुछ सिवाय दिखावे के और कुछ भी नहीं लगता। डायरेक्टर बनना मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन थी, क्योंकि आप जैसी हवस परस्त औरतें हम जैसे स्ट्रगलर्स के ख्वाब मार डालती हैं। ये मत सोचिएगा कि मेरे लिए डायरेक्टर बनना मुश्किल था, कभी नहीं। मैं भी एक बहुत अमीर बाप का बेटा हूँ, जो चाहे कर सकता हूँ, लम्हों में किसी को भी ज़मीन पर ला सकता हूँ। लेकिन मैं अपने टैलेंट से कुछ करना चाहता था, खुद को कुछ बनाना चाहता था, लेकिन आपने मेरी सारी ख्वाहिशें मार दी। पिछले 5 महीनों में मुझे हर दिन इस बात का एहसास हुआ कि इस फील्ड में आना सिवाय एक गलती के और कुछ नहीं। आहिस्ता आहिस्ता मेरा जोश, मेरा जुनून सिर्फ एक काम बनकर रह गया। मेरा दिल भर गया था इस काम से। मैं खुद इसको छोड़ना चाहता हूँ। आज आपने वजह भी दे दी। जानती हैं इस वक्त मेरी ख्वाहिश क्या है? मैं काम से ज़िंदगी गुजारूं अपनी बीवी के साथ। मैं थक चुका हूँ इन सब चीज़ों से, और अब मैं वही करूँगा जो मेरा दिल चाहता है। आज से, अभी से तायश इब्राहिम आपकी ज़िंदगी से जा रहा है, हमेशा के लिए। फ़िक्र मत कीजिएगा, कोई और 6 फुट 6 पैक और अच्छी शक्ल का आदमी मिल जाएगा आपको मोहब्बत करने के लिए। मैं आपका ताश इब्राहिम बनकर नहीं रह सकता। मुझे अपनी तनावुश का ताश फैन बनकर रहना है। इस चकाचौंध दुनिया से जब मैं उजलूँगा ना, तो ये लोग मुझे खुद ब खुद भूल जाएंगे। आपके लिए भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना आसान रहेगा। आज इस महफिल में जो कुछ भी हुआ सुबह हर न्यूज़ चैनल पर आएगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइएगा, लेकिन माफ़ कीजिएगा, मेरी ज़िंदगी में मेरी बीवी के अलावा और कोई औरत नहीं आ सकती। खुदा हाफिज़। वो अपनी बात मुकम्मल करता वहाँ से निकलता चला गया, जबकि रोज़ पागलों की तरह उसे पुकार रही थी। वो भागते हुए उसके पीछे तक आई, लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि वो मज़ीद किसी भी तमाशे का हिस्सा नहीं रह सकता था। आखिरकार 3 दिन मुसलसल कॉल्स करने के बाद एक अनजान नंबर से खुद ही उसे फ़ोन आने लगा, तो उसने एक लम्हे में फ़ोन उठा लिया। ज़ैनब की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, उसे ऑक्सीजन लगा दी गई थी। इब्राहिम चेंज करने के लिए घर गया हुआ था, जबकि इरफान दानियाल के लिए कुछ खाने को लेने गया था। तेज़ बुखार होने की वजह से वो रात भी यहीं पर था, और बहुत ज़िद की वजह से उसे ज़ैनब के कमरे में एक मिनी बेड लगवा दिया गया था। अपनी माँ का हाथ थामे वो इस वक्त गहरी नींद में उतरे हुए थे। खुदा का लाख लाख शुक्र है बदर, तुमने मुझे फ़ोन तो किया। तुम जानते हो कि पुलिस को सब कुछ पता चल गया, और वो तुम्हें जगह जगह ढूंढ रही है। देखो, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं, और ना ही मेरा नाम कहीं पर आना चाहिए।
क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? तुम्हारा क्यों कोई कसूर नहीं? तुम इब्राहिम को मरवाना चाहती थी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। वो तो मूसा खान और इब्राहिम के भाइयों की मौत पहले आई थी तो वो मर गए, लेकिन प्लानिंग ये सब तुम्हारी थी। मत भूलो ये सब कुछ तुमने किया है। तुम मेरी साथी थी और तुमने मेरे साथ मिलकर ये सब करवाया। अगर मैं कातिल हूँ तो तुम भी कातिला हो। नहीं, मैं किसी की कातिल नहीं हूँ और ना ही मैंने कुछ करवाया। सबूत भी तुम्हारे खिलाफ हैं, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं। और तुम्हारा यकीन करेगा कौन? इब्राहिम तो कभी भी तुम पर यकीन नहीं करेंगे और ना ही पुलिस के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है। मेरे पास फहीम, उसकी बीवी और इब्राहिम को मारने की कोई वजह भी नहीं थी। मैं भला उनका कत्ल करने की साजिश क्यों करूंगी? इस केस में सिर्फ तुम ही फंसोगे, मैं नहीं। याद रखना मेरी बात। और खबरदार जो तुमने कहीं भी मेरा नाम लिया, अगर तुमने मेरा नाम ना लिया तो मुमकिन है मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूं। और अब वो उसे लालच दे रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं उसे यकीन था कि बदर खान उसे फंसाने के लिए भी कुछ ना कुछ हाथ पांव मारेगा। वो अभी बोल रही थी जब उसे पीछे से ज़ैनब की तेज सांसों की आवाज़ सुनाई दी। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन लगा था लेकिन पूरी आंखें खोले वो उसकी तरफ इशारा कर रही थी। मतलब वो सब कुछ सुन चुकी थी। उसके हाथ पैर फूलने लगे थे, उसका दिल खौफ से लरसने लगा था। मतलब वो सब कुछ जान चुकी थी और अब कुछ नहीं हो सकता था। उसने तेजी से आगे बढ़ते हुए ज़ैनब के मुंह से ऑक्सीजन मास्क हटा दिया और दानियाल के नीचे से तकिया खींचते उसके मुंह पर रखकर दबाने लगी। रात के उस पहर किसी के भी उस तरफ आने के चांसेस नहीं थे, बस इरफान ना आ जाए। ज़ैनब अपनी सांसों के लिए कोशिश कर रही थी लेकिन उसकी सारी कोशिशें दम तोड़ चुकी थी। आखिर कब तक लड़ती वो उस जानलेवा बीमारी के साथ, इन मतलबी रिश्तों से? तकिया पीछे हटाते हुए उसने एक नज़र साथ वाले बेड की तरफ देखा था। दानियाल अब तक अपना हाथ ज़ैनब के बेड पर रखे हुए था। थोड़ी देर पहले ज़ैनब का हाथ उसके हाथ में था। उसने देखा कि दानियाल की पलकें लरस रही थी, यानी वो जाग रहा था। लेकिन 5 साल का बच्चा उसका क्या बिगाड़ सकता था? उसका खौफ से कांपना उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बखेर गया। दानियाल, मेरा बच्चा, मेरी जान, आपकी मम्मा फोत हो गई हैं। उनकी सांसें रुक गई हैं। वो दानियाल को अपनी गोद में उठाए हुए उसके अपने कंधे से लगा चुकी थी, जबकि वो उसके साथ लगा बुरी तरह से कांप रहा था। जबकि अचानक उसने दानियाल का सर पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींचा। कैसे फोत हुई आपकी मामा? दानियाल की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो मासूम सब कुछ जानकर भी अनजान था। वो भला कहाँ जानता था कि उसकी माँ के साथ आखिर क्या किया गया। सांस रुक गई। वो बुरी तरह से रोते हुए बोला तो जाइना ने एक बार फिर उसे अपने सीने में भींच लिया, जबकि उसने ज़ैनब का तकिया साइड पर करते ऑक्सीजन मास्क दोबारा उसके मुंह पर लगा दिया और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या आप बदर खान को जानते हैं? वो ड्राइवर के साथ पिछली सीट पर बैठी उसे मुखातिब करने लगी। ड्राइवर ने हाँ में सर हिलाया। अच्छा, फिर तो आपको उनके घर के बारे में भी पता होगा। मुझे उनके घर जाना है, प्लीज़ आप मुझे उधर ले जाएं। उसने अपनी बात मुकम्मल की, जिस पर ड्राइवर ने पीछे मुड़कर उसे देखा। लेकिन मैम, लेकिन कुछ नहीं, जितना कहा है उतना करें आप। आपका काम है मेरी बात को मानना। और मैं इस वक्त घर नहीं जाना चाहती, बल्कि मुझे बदर खान के घर जाना है। शायद आप जानते नहीं, वो रिश्ते में मेरे चाचू लगते हैं। इसने वजह भी बताई थी कि वो बदर खान के घर क्यों जाना चाहती है। ड्राइवर ने हाँ में सर हिलाते हुए बिना बहस के गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी, लेकिन थोड़ा सा ही आगे जाकर उसने गाड़ी रोक दी। जो वो फाइल पर कल टाइपिंग के बारे में देख रही थी, अचानक गाड़ी रुकने पर उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। क्या हुआ? आपने गाड़ी क्यों रोक दी? ज़्यादा ट्रैफिक तो हरगिज़ नहीं था, इसलिए उसे गाड़ी रोकने की वजह समझ नहीं आई। जब ड्राइवर ने सामने की तरफ इशारा किया, सामने ब्लैक लैंड क्रूज़र में बैठा शख्स उसे देख रहा था। मैम, सर कह रहे हैं कि आप उनके साथ जा रही हैं। उसने मोबाइल सामने करते हुए उसे वारिक का मैसेज दिखाया। लेकिन क्यों? मुझे नहीं जाना उनके साथ, मुझे आप बदर खान के घर लेकर चलें। वो सारा दिन ही बदर का इंतज़ार करती रही थी। उसने बदर खान का नंबर ढूंढने के लिए ऑफिस की डायरी भी चेक की थी, लेकिन वहाँ उसे नंबर नहीं मिला और ना ही उसे नंबर ज़बानी याद था उसका, वरना वो ऑफिस के फ़ोन से उसे फ़ोन करके बुला लेती। सॉरी मैम, सर का ऑर्डर है जिसे हम हर कीमत पर फॉलो करेंगे, उसने कहा तो मायरा ने गुस्से से मुट्ठियां भींची और जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलते कदम सामने वाली ब्लैक लैंड क्रूज़र की तरफ बढ़ा दिए। क्या मसला है आपके साथ? मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती, मुझे कहीं और जाना है। वो गाड़ी में बैठने के बजाय ड्राइविंग साइड पर आते हुए उससे कहने लगी, मसला मेरा ये है कि 6 बज चुके हैं और 6 बजे के बाद आपका एम्प्लॉय टाइम ख़त्म होकर बीवी वाला टाइम शुरू हो जाता है। तो ज़रा गाड़ी में आकर बैठें बीवी साहिबा, मुझे बहुत ज़रूरत है आपकी। वो मुस्कुराते हुए दिलकश अंदाज में बोला था, लेकिन मेरा कोई मूड नहीं आपकी बीवी बनने का, मुझे चाचू से मिलने जाना। उसने साफ अल्फाज में कहा। इरादा ये बताने का था कि वो ना तो उसके हुक्म पर जी हजूरी करेगी और ना ही उसके बेजा हुक्म को मानेगी।
क्या तुम सच में ऐसा चाहती हो कि मैं इस बीच बाजार में तुम्हें उठाकर अपनी गाड़ी में फेंकूं और फिर ज़बरदस्ती तुम्हें अपने साथ कहीं भी ले जाऊं? वो अब भी मुस्कुरा रहा था। आप हर बात पर मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते और ना ही ज़बरदस्ती कर सकते हैं। अब उसे गुस्सा आने लगा था। मायरा, तुम बीच बाजार में खड़ी होकर सिर्फ तमाशा लगा रही हो। गाड़ी में बैठो, हम एक साथ लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं और फिर डिनर करते हैं। वापसी पर तुम्हें शॉपिंग भी करवाऊंगा। वो उसे लालच दे रहा था। आपको समझ क्यों नहीं आती? वो भी बोल ही रही थी जब अचानक वारिक अपनी साइड का दरवाज़ा खोलते उसका बाजू पकड़कर एक लम्हे में उसे उठाकर अपने कंधे पर डालते गाड़ी की दूसरी साइड पर लाया और फिर उसे पटकने वाले अंदाज में सीट पर बिठाकर दरवाज़ा पूरी शिद्दत से बंद कर गया था। तुम्हारा जिद, गुस्सा, नखरे, सब कुछ सर आंखों पर जाने मन, लेकिन फजूल बातों पर ना तो मैं तुम्हारे नखरे उठाऊंगा और ना तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त करूंगा और ना ही तुम्हारी कोई जिद को अहमियत दूंगा। उसने कहते ही गाड़ी स्टार्ट कर दी, जबकि मायरा गुस्से से मुठियां भींच कर रह गई थी।